हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं जो राज्यों में, उनके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं भारत के संविधान में, उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ये भारत के संविधान में पार्ट 6 में दिया है। पार्ट 6 में चैप्टर 5 है और आर्टिकल है 214 से 231 तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो 214 से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट एक राज्य का सबसे बड़ी जुडिशरी होती है। इससे बड़ी जुडिशरी केवल सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट, वो राज्य की नहीं है। राज्य के लेवल पे हाई कोर्ट सबसे बड़ी जुडिशरी है। और इसलिए आर्टिकल 214 में दिया गया है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे राज्य हैं तो उनका अलग से एक हाई कोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो दो या दो से अधिक के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकते, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। ठीक है। जैसे चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए है। आर्टिकल 216 पे आ जाते हैं। 216 में दिया गया है कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और कुछ अन्य जजेज होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे समय समय पर। ठीक है। जितना भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहे उस जजेस की संख्या वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करके अपॉइंट करेंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। इसलिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कोई नंबर नहीं फिक्स करता कि हाई कोर्ट में टोटल जजेस कितने होंगे। 215 में देख लेते हैं कि हाई कोर्ट जो होता है कि वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। इसलिए हाई कोर्ट के पास सारी पावर्स होती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली। ठीक है। इसमें इसमें आप अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने का भी अधिकार शामिल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है एक ऐसा ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट जिसमें जो जो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको कैप्चर किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको कैप्चर करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि आगे अपील की जा सके। अगर किसी को अपील करना हो उसके अगेंस्ट में तो सारी प्रोसीडिंग्स को कैप्चर किया जाता है ताकि आगे अपील हो सके। एक कोर्ट क्लर्क होता है, वो सारा रिकॉर्ड रखता है और जितनी भी ओरल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसका रिकॉर्ड रखता है कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उसको राइटिंग में प्रिजर्व किया जाता है कैप्चर करने के बाद। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आर्टिकल 217 में दिया है प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद, गवर्नर उस राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है। तीनों से कंसल्ट करने के बाद वो एक ऑर्डर जारी करेंगे अपने दस्तखत से, उसके और अपने दस्तखत और मोहर से उससे अपॉइंटमेंट होगा। हम लोग आ जाते हैं कोलोजियम सिस्टम पे। कोलोजियम सिस्टम इंडिया में प्रिवेलेंट है। कोलोजियम सिस्टम इसमें आप पढ़ लीजिए इसको। द कोलोजियम सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट, एलिवेशन ऑफ जजेस, लॉयर्स to Supreme Court and transfer of judges of high courts and appeals courts are decided by a forum of Chief Justice of India and four senior most judges of the Supreme Court. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका एक कोलेजियम है, वो सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन देता है और सारे ट्रांसफर्स के लिए भी रिकमेंडेशन देता है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन देखिए कोलेजियम का कोई मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। न तो शुरुआत वाले कॉन्स्टिट्यूशन में था और न ही जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें कोई है। लेकिन एक कोर्ट केस हुआ था, 3 जजेस केस। ठीक है। 1998 का, अक्टूबर 28 1998 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कोलेजियम द्वारा किया जाएगा। ये जो कोलेजियम अपना रिकमेंडेशन देती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होता है। कब बाइंडिंग होता है? अगर ये दूसरी बार अपने रिकमेंडेशन भेज दे। एक बार भेजा, एक्सेप्ट नहीं हुआ, दोबारा फिर भेज दिया तो उस केस में वो बाइंडिंग हो जाएगा सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट करने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसमें एक 9 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कुछ डिसीजन दिया था। उन डिसीजन को एक एक करके देख लेते हैं पहले।
देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट का है जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, वो एक इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, वो आपस में सलाह मशवरा करके, पार्टिसिपेशन रख करके, सबका पार्टिसिपेशन होगा, सबकी सलाह ली जाएगी, उसके तहत अपॉइंटमेंट किया जाएगा हाई कोर्ट के जजेस का। ठीक है, जो भी प्रपोजल है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का, वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, सबकी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रहे हैं किसी वजह से, तो फिर जुडिशरी की ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन मानी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन सुप्रीम रहेगी, लेकिन वो अपनी ओपिनियन दो सीनियर मोस्ट जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनकी उनकी ओपिनियन ले करके अपनी ओपिनियन बनाएंगे और वो देंगे। तो अगर अलग अलग फंक्शन लोगों की अलग अलग राय आ रही है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ टू सीनियर मोस्ट जजेस की जो ओपिनियन होगी वो सुप्रीम रहेगी। देखिए, कोई भी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसेंट के नहीं हो सकता। ठीक है, उनके उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जहां बहुत जरूरी लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दी है वो सही नहीं लग रही है, सुटेबल पर्सन के लिए नहीं दिया है जो रिकमेंडेशन, तो फिर रिफ्यूज किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अगर उसके लिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इन रीजंस की वजह से हम जो आपने रिकमेंडेशन किया है उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, फिर सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको गवर्नमेंट ने बताया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अगर दोबारा फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि इसी का करना चाहिए अलॉन्ग विथ टू सीनियर मोस्ट जजेस, तो फिर एक स्वस्थ परंपरा के तहत उनका कर देना चाहिए। ऑल्दो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, लेकिन वो स्वस्थ परंपरा के तहत उनका उस पर्सन का अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। ये जजमेंट आ गया, ठीक है, 9 मेंबर बेंच का आया। तो इसके बाद आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को पास पावर है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं, एक रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जब इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 143 के तहत अपनी राय भेजी, पहला राय उन्होंने ये भेजा कि कंसल्टेशन विद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संग कंसल्ट जो करना है वो प्लुरैलिटी ऑफ जजेस होगा। कोई एक जज के संग, केवल चीफ जस्टिस के संग कंसल्ट नहीं किया जाएगा, वो मल्टीपल जजेस के साथ कंसल्ट होगा, उसको कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस कहा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अकेले की ओपिनियन कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ऑल्दो संविधान में लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से किया जाएगा, लेकिन केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अकेले की ओपिनियन कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी। एक कॉलेजियम होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसको वो वही रिकमेंडेशन दे सकता है, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं देंगे। अच्छा, जब कॉलेजियम अपना डिसीजन लेगा तो उसमें क्या क्या चीजें देखेगा? पहला तो वो जो जिस हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होने जा रहे हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या ओपिनियन है, और उनकी ओपिनियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि उसी हाई कोर्ट में जज को अपॉइंटमेंट हो रहा है जहाँ के वो चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा उस हाई कोर्ट के दूसरे और जजेस के भी ओपिनियन ली जा सकती है, कंपलसरी नहीं है लेकिन ली जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे जजेस हैं जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के कामकाज से वाकिफ है, तो उनकी राय भी ली जाएगी। ठीक है, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं जो उस हाई कोर्ट में पहले काम कर चुके हैं, या तो एज जज या फिर एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है, उनकी राय कंपल्सरली ली जाएगी। ये सारी राय राइटिंग में होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे की जाएगी
along with the recommendation of the collegium. अगर ये पूरा प्रोसेस के थ्रू ये राय नहीं दी जाती है तो फिर ये राय बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट पे। पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा राय देने से पहले। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही अल्टीमेट अथॉरिटी है उनकी रिकमेंडेशंस को अप्रूव करने के लिए। किस कैसी रिकमेंडेशन? जजेस के अपॉइंटमेंट की। अच्छा, एक एनजेएसी है था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2014 में गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन किए थे कानून में और एक ऐसा कमीशन बनाया था जो जजेस का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑल्दो ये इफेक्टिव नहीं हो पाया लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक प्रोपोज्ड बॉडी था ये, ठीक है। इसलिए ये प्रोपोज्ड बॉडी किस लिए था? इसका काम था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए लाया गया था 2014 में। तो लोकसभा ने 13 अगस्त 2014 को पास किया, राज्यसभा ने 14 अगस्त 2014 को पास किया और ये कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करता। ये कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके ये कमीशन बनता और ये कमीशन सारे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स देखता हायर जुडिशरी के जजेस का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसके साथ ही साथ एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 भी लाया गया था। इसमें सारे प्रोसीजर दिया गया था कैसे होगा अपॉइंटमेंट, सब क्या फंक्शंस होंगे एनजेएसी के। ये दोनों एक्ट जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी एक्ट, ये दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिए गए, लोकसभा राज्यसभा द्वारा। इसके अलावा 16 राज्यों द्वारा की स्टेट लेजिस्लेचर ने भी पास कर दिया क्योंकि वो जरूरी था। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर उसके बाद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस समय, उन्होंने भी अपनी कंसर्न दे दी 31 दिसंबर 2014 को। और इसके बाद 13 अप्रैल 2015 को ये इफेक्टिव हो गया ये कानून, एनजेसी एक्ट। लेकिन 13 अप्रैल 2015 के बाद 16 अक्टूबर 2015 को एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, उसने 4:1 की मेजोरिटी से कॉलेजियम सिस्टम को स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एनजेएसी जो है वो असंवैधानिक है। ठीक है, और वो आज तक एनजेएसी इफेक्टिव नहीं हो पाया है, कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। अब आ जाइए दूसरे आर्टिकल्स देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, आर्टिकल 217। 62 साल की एज तक वो काम कर सकते हैं। 62 साल की एज में उनको रिटायरमेंट हो जाएगा। वो जब चाहे अपना जज अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा वो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। जजेस को हटाया भी जा सकता है लेकिन एक ही ग्राउंड होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में था वैसे हाई कोर्ट के जजेस के केस में भी है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे। इसमें एक रिजोल्यूशन मूव होगा दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, और उसके बाद प्रेसिडेंट को के दस्तखत हो जाएंगे तो वो जज हट जाएंगे अपनी सीट से। जो रिजोल्यूशन पास होगा वो उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का आधे से ज्यादा लोग सपोर्ट करें, प्लस जितने लोग वोट कर रहे हैं उस समय हाउस में उसका कम से कम 2/3 लोग सपोर्ट करें, तब वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। तो और दूसरी बात कि ये रिजोल्यूशन एक ही सेशन में दोनों सदन पास करेंगे। ये नहीं कि एक सदन ने इस सेशन में पास कर दिया, एक सदन ने अगले सेशन में पास कर दिया। एक ही सेशन में दोनों लोग पास करेंगे। इसके बाद जब पास हो गया तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देंगे रिमूवल का। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो भी रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके संबंध में कानून बनाए, और जो उनका मिसबिहेवियर जज का है, इनकैपेसिटी है, उसका इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ इकट्ठा करने का तरीका क्या होगा, वो भी पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया है। इसमें वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, और इसके लिए उसमें प्रावधान दिया गया है कि एक कमेटी बनेगी, वो या तो लोकसभा के स्पीकर बनाएंगे
या फिर चेयरमैन बनाएंगे राज्यसभा के, और वो कमेटी इंक्वायरी करेगी। एक जज का ऑफिस कब वकेट हो जाता है? अगर वो जज राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिए जाए, अगर हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिए जाए सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो वकेट हो जाएगा। या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हो जाए तो भी उनकी सीट वकेट हो जाती है। ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन होती है जजेस के अपॉइंटमेंट की? ये भी आर्टिकल 217 का ही पार्ट है। देखिए, एक या तो उन्होंने, जो पर्सन है, एटलीस्ट 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस इंडिया के में होल्ड किया हो, जज रहे हो, किसी भी लेवल पे जज रहे हो 10 साल तक मिनिमम, और या फिर वो किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या मिनिमम 10 साल तक, या किसी एक हाई कोर्ट में, या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार। ठीक है। अच्छा, ये जो जज जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने वाला 10 साल है, इसमें क्या क्या पीरियड हम एड ऑन करेंगे? अगर वो किसी हाई कोर्ट में जज रहे हैं तो वो भी हम जुडिशियल पीरियड में काउंट कर लेंगे। अगर किसी ट्रिब्यूनल में मेंबर रहे हैं तो वो भी हम जुडिशियल ऑफिस में काउंट कर लेंगे, उस पीरियड को भी जोड़ लेंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई ऐसी पोस्ट होल्ड की है जिसमें स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ की जरूरत है, कानून के विशेष ज्ञान की जरूरत है, ऐसी कोई पोस्ट होल्ड की है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, तो वो पीरियड भी काउंट कर लेंगे। फिर कुल मिला के देखेंगे कि 10 साल हुआ कि नहीं। और अगर 10 साल एडवोकेट वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं, एज एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, तो उसमें क्या क्या ऐड कर लेंगे। जुडिशियल ऑफिस कोई होल्ड किया हो तो वो भी पीरियड ऐड कर लेंगे, किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर रहे हो तो वो भी ऐड कर लेंगे, और स्पेशल यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई पोस्ट होल्ड की हो जिसमें कानून की विशेष नॉलेज की जरूरत हो तो वो भी ऐड कर लेंगे। अगर कोई हाई कोर्ट के जज की उम्र के विषय में कोई सवाल उठता है, ठीक है, तो उसके विषय में फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, और वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और फिर उनका डिसीजन फाइनल होगा कि किनकी एक्चुअल में एज क्या है। आर्टिकल 218 में रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट है, वही अभी हम देख चुके हैं। ठीक है। किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसी ग्राउंड पे केवल हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन मूव होगा, वो उसको पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दस्तखत हो जाएंगे, तो फिर उनको हटे माने जाएंगे। रिजोल्यूशन पास होगा, प्रत्येक सदन में रिजोल्यूशन पास होगा। टोटल मेंबरशिप जो उस हाउस की है उसका आधे से ज्यादा, और जो लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3 कम से कम। अच्छा, मिसलिनियस प्रोविजंस क्या हैं हाई कोर्ट के जजेस के संबंध में? आइए उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 219 में दिया है कि वो ओथ लेंगे गवर्नर के सामने, अपना पोस्ट होल्ड करने से पहले उनको ओथ लेना होगा। 3rd शेड्यूल में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, संविधान के 3rd शेड्यूल में। आर्टिकल 220 में दिया हुआ है कि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे जज, हाई कोर्ट के जज बनने के बाद। ठीक है। किसी भी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने वो प्लीड नहीं करेंगे हाई कोर्ट जज बनने के बाद, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्लीड कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 221 में उनकी सैलरीज वगैरह के विषय में है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कानून बना करके कितनी सैलरी होगी। इसके अलावा उनके अलाउंसेस और राइट्स जो है छुट्टियों के संबंध में, पेंशन के संबंध में, ये भी पार्लियामेंट कानून बना के तय करेगी। लेकिन जब भी एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद फिर उनको वो कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। एक जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आर्टिकल 222 में कवर्ड है। ठीक है। देखिए, एक जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ही केवल करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे। और उनको इसके लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है उस जज की, कि उनका कंसेंट होगा तभी उनका ट्रांसफर होगा। उनकी कंसेंट के बिना भी कर सकते हैं, और केवल जनहित में ही करना होगा, निजी हित में नहीं कर सकते। कोई जज अगर खुद से चाहे कि मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मुझे इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो नहीं संभव है। वो केवल जनहित की वजह से ही करना होगा। प्रेसिडेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेकर के। देखिए, आर्टिकल 222 में जो दिया है कि ये मैंडेटरी है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो कंसल्ट करें ही करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ट्रांसफर का ऑर्डर इशू करने से पहले। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। और ये जो कंसल्टेशन होगा इफेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए कंसल्टेशन कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट सारी बातें रखेंगे, जो डेटा है, रेलेवेंट डेटा है, तो जिसके लिए उसकी वजह से वो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस की ओपिनियन लेंगे, उनसे राय लेंगे, उसके बेसिस पे ही ट्रांसफर ऑर्डर इशू करेंगे। अच्छा, एक जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये था जजमेंट था कि द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज नॉट द प्राइमेसी बट इज डिटर्मिनेटिव इन द मैटर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन बाइंडिंग है ट्रांसफर के केसेस में। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपनी ओपिनियन देंगे वो एक कोलेजियम होगा जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे राय मशवरा करके देंगे। और उसके अलावा जो जिस हाई कोर्ट से वो जज हट रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में वो जज जा रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय भी लेंगे वो, ठीक है। ये सारी व्यूज जो ली जाएगी ये सारी राइटिंग में होगी, और उसके बाद फिर कॉलेजियम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जजेस की, वो अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगी। और दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि एक कंसेंसस होना चाहिए सारे जजेस के बीच में। जो 4 जजेस हैं और जो चीफ जस्टिस है उनकी जो राय है उसके बीच में कंसेंसस होना चाहिए। जब तक कंसेंसस नहीं होगा तब तक रिकमेंडेशन नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं भेजी जाएंगी। अगर कोई 2 जज भी अगर एडवर्स ओपिनियन दे दे तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो नहीं भेजा जाएगा रिकमेंडेशन। अच्छा, अब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कब हो सकता है? जब चीफ जस्टिस की ऑफ द हाई कोर्ट की सीट खाली हो, या फिर किसी वजह से वो जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है वो एब्सेंट हो या किसी अन्य रीजन से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, और इसमें से करेंगे जो वहाँ पे उसी हाई कोर्ट में जो दूसरे जजेस हैं उन्हीं के बीच में से किसी एक जजेस का अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में करेंगे। इसके अलावा एडिशनल और एक्टिंग जज का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है आर्टिकल 224 के तहत। पहले एडिशनल जज देख लेते हैं। एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट कब होता है? जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि जो जजेस की संख्या है उस हाई कोर्ट में उसको उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि जजेस की संख्या उस हाई कोर्ट में जजेस की संख्या की बढ़ोतरी करने की जरूरत है। किस लिए बढ़ोतरी करने की जरूरत है? कोई एक टेम्परेरी कामकाज में बढ़ोतरी हो गई, काम बढ़ गया टेम्परेरी, या फिर हाई कोर्ट में पुराना बैकलॉग बहुत है, बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है पहले से, इसलिए जजेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडिशनल जजेस अपॉइंट करेंगे। और जो लोग क्वालिफाइड होंगे जज बनने के लिए हाई कोर्ट का, केवल उन्हीं के बीच से एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट करेंगे। और कितने समय के लिए करेंगे? जितने समय के लिए प्रेसिडेंट चाहें, जितना उचित समझें। लेकिन ये 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम 2 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम के लिए भी कर सकते हैं। एक्टिंग जज, एक एक्टिंग जज कब बनाए जा सकते हैं? When any judge of the High Court is by the reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office.
कोई जज एक अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, या तो वो एब्सेंट है या कोई अन्य कारण है, तो या फिर उस व्यक्ति को उस जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया है उस हाई कोर्ट का, ठीक है, तो फिर एक्टिंग जज अपॉइंट किया जाता है। जो भी ड्यूली क्वालिफाइड है जज बनने के लिए, उसी में से किसी को अपॉइंट किया जाएगा। और उनका टेन्योर कब तक होगा? जब तक कि वो परमानेंट जज जो थे वो अपनी ड्यूटीज रिज्यूम ना कर लें, ठीक है। उस जैसे वो रिज्यूम करेंगे तो वो उनको हट जाना होगा। जो एडिशनल और एक्टिंग जज हैं वो 62 साल की एज तक ही अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आइए अब आर्टिकल 224A देख लेते हैं। कोई रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, उनको क्या बुलाया जा सकता है हाई कोर्ट की सिटिंग्स अटेंड करने के लिए? चीफ जस्टिस, जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति लेकर के एक हाई कोर्ट के जज को बुला सकते हैं सिटिंग्स अरेंज एज जज एक्ट करने के लिए। वो उसी हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हो सकते हैं या किसी दूसरे हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के ही होने चाहिए। उनको बुला सकते हैं कि आप हाई कोर्ट के में बैठिए और एज जज एक्ट करिए। अगर ऐसा होता है तो उनको सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। उनकी जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रिविलेजेस सब वही होंगी जो हाई कोर्ट के जज की होती है, लेकिन वो हाई कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे। भले एज हाई कोर्ट के जज के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे। इसके लिए उनकी खुद की कंसेंट भी चाहिए, उनको जबरदस्ती नहीं, ये काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो कंसेंट देते हैं तब ठीक है, अन्यथा उनको नहीं फोर्स किया जा सकता। अच्छा, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 225 में दिया हुआ है। देखिए, एक तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है, जनरल मैटर्स में, मतलब कौन कौन से मैटर्स हाई कोर्ट पे जाएंगे, सारे मैटर्स तो नहीं चले जाएंगे। कुछ ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब कि जो मैटर्स सीधे हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे, वो नीचे के लोअर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया। किस मैटर में होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन? फंडामेंटल राइट्स में। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा अन्य मैटर्स जैसे एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सब मैटर्स में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, सीधे सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है, लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा MP MLA का इलेक्शन, उसमें भी सीधे जाया जा सकता है। एपिलेट जुरिडिक्शन, जो नीचे की कोर्ट से हारने के बाद उस कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील किया जाता है, उसको एपिलेट जुरिडिक्शन बोलते हैं। अपील हाई कोर्ट में जाएगी। तो अगर सिविल केस है तो फर्स्ट अपील, मतलब हाई कोर्ट से जस्ट नीचे की कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है और उसके खिलाफ अपील करनी है, तो सीधा पहली अपील हाई कोर्ट में। तो किस केसेस में ऐसा हो सकता है? अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर डिसीजन दिया है, उनके डिसीजन के अगेंस्ट अब अपील सीधा पहली अपील हाई कोर्ट में होगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के सबऑर्डिनेट जज ने कोई डिसीजन दिया है और वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की अमाउंट से ज़्यादा का है, तो फिर वो सीधे हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। अगर उससे नीचे का है तो फिर वो हाई कोर्ट सीधे नहीं जाएगा। सेकंड अपील, अगर कोई लोअर कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है या सबऑर्डिनेट जज है, उन्होंने कोई अपील डिसाइड की, तो उस अपील से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो सेकंड अपील करना चाह रहा है, तो उसको सेकंड अपील बोलते हैं। सेकंड अपील के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि सेकंड अपील पे आदमी तभी जाएगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो एक अपील में डिसाइड हो गया, अब हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा वो मैटर। ये अलग बात है कि रिट का ऑप्शन अवेलेबल है 2026 में,
लेकिन हाई कोर्ट के पास वो कोई व्यक्ति नहीं जाएगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेकर के। सेकंड अपील में क्या कोई भी व्यक्ति केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकता है हाई कोर्ट में, क्योंकि उसकी अपील एक बार सुनी जा चुकी है लोअर कोर्ट द्वारा, तो दोबारा नहीं सुनी जाएगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा सकते हैं। अच्छा, क्रिमिनल केसेस है अगर है तो अगर सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने कोई इम्प्रिजनमेंट का कैद का सेंटेंस दिया है और वो 7 साल से ज्यादा का है, तो फिर वो आप उसमें जा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील पे। या फिर एक असिस्टेंट सेशन जज ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने या दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई जजमेंट दिया है और वो कुछ स्पेसिफाइड केसेस मेंशन्ड है कि इन केसेस में इन लोगों के द्वारा, इन जजेस के द्वारा जो दिया गया जजमेंट, इन स्पेसिफाइड केसेस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपील में, क्रिमिनल केसेस के बेस में, लेकिन वो पेटी केसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कि किस एरिया को कवर करेगा एक हाई कोर्ट, किस एरिया को कवर करेगा। तो जनरली तो हाई कोर्ट उसी स्टेट की एरिया को कवर करेगा, उस स्टेट में जो मैटर्स उठे हैं। जैसे यूपी का हाई कोर्ट है तो यूपी के अंदर का जो मैटर है वही देखेगा, और बिहार का हाई कोर्ट बिहार का मैटर नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट 2 स्टेट देख रहा है, 2 से ज्यादा देख रहा है, तो उन सारे स्टेट्स का मैटर वो देखेगा। जैसे चंडीगढ़ का हाई कोर्ट दोनों का देख सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट वो हरियाणा और पंजाब दोनों का देख सकते हैं चंडीगढ़ के हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसे कुछ हाई कोर्ट की कुछ यूनियन टेरिटरी को भी कवर करते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो वो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को भी कवर करते हैं, तो फिर वो उस केस में उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का भी जुरिडिक्शन उनके पास रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।